प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है एक अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे और कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का सोशल साइंस यानी हिस्ट्री। सोशल साइंस में हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 7। इसको आज पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हमारे चैनल से अभी जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं उनको सारा चीज़ पता है, टाइमिंग भी पता है और सब चीज़ ये पता है कि हमारे चैनल पे किस किस माध्यम से कैसे कैसे यानी क्लास अपलोड होते हैं और बच्चे को पढ़ाए जाते हैं किस तरीक़ा से। ठीक ना। जो भी बच्चे न्यू है वह उनके लिए एक ख़ास बेहतरीन ऑफ़र है। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। जैसे ही इस व्हाट्सएप नंबर पे ऐसे यदि आप मैसेज कर देते हैं तो आपको जो है ना यहाँ से एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप जो है ना को पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा। और पीडीएफ में किसी प्रकार की समस्या दिक्कत नहीं होती है। इसलिए जिस तरीक़ा से मैं अभी आपको पढ़ा रहे हैं इस तरीक़ा का पीडीएफ आपको भेजा जाएगा। कंटेंट यानी तैयार करके तैयार है यह भेज दिया जाएगा। जैसे वीडियो अपलोड होते हैं, वीडियो अपलोड होने के पश्चात ही तुरंत आपको पीडीएफ यानी भेज दिया जाएगा। लेकिन मैं उससे पहले आपसे ये बात कहना चाहता हूँ और कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना कंटिन्यू क्लास करने का प्रयास कीजिएगा, एक दिन भी छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो मत ही भूलिएगा। चलिए आज के क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी सामाजिक विज्ञान ये है। अब यहाँ देखिए, व्यापार और भूमंडलीकरण, व्यापार और क्या है भूमंडलीकरण के बारे में जानकारी हम देंगे आपको एक विशेष तरीक़ा से। अब यहाँ पे देखिए, व्यापार आखिर क्या होता है। व्यापार देखिए, व्यापार से आप जानते हैं कि बिजनेस को ही व्यापार कहा जाता है, यानी खरीद बिक्री का काम। और भूमंडलीकरण इनके बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा आपको। अब यहाँ देखिए व्यापार क्या होता है। देखिए चैप्टर को समझाते हुए मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा। हमारा एक चैप्टर में 2-3 क्लास लेते हैं। 2 क्लास हमने लेते हैं लेक्चर का और 1 क्लास लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। लेक्चर के अनुसार लेक्चर के समय ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपको अन्य क्लास करने की ज़रूरी नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे आखिर व्यापार क्या है। व्यापार का मतलब है कि किसी वस्तु, सेवा या पैसे का लेन देन। व्यापार का अर्थ क्या है? किसी वस्तु, सेवा या पैसे का लेन देन। जब एक व्यक्ति या संस्था किसी दूसरी संस्था या व्यक्ति को वस्तु, सेवा या पैसा देते हैं और बदले में कुछ प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं, यानी अदला बदली। जैसे आप व्यापार उसी कहेंगे जैसे पैसा लेकर जाते हैं दुकान पे कोई चीज़ को खरीदते हैं, ये क्या हुआ? ये व्यापार नहीं है। छोटा यानी बड़ा व्यापार जैसे खरीद बिक्री करते हैं, थोक विक्रेता, वही व्यापार कहलाता है। छोटा चीज़ को हम व्यापार भी कह सकते हैं, लेकिन ये हुआ सेल हुआ, यानी बिक्री किया उन व्यक्ति ने। व्यापार जो हम बात करेंगे, व्यापार का अर्थ क्या होता है? जैसे मैं दुकानदार से कोई सामान तो लेते आप है, लेकिन वह दुकानदार जहाँ से लाता है वह बहुत मात्रा में लाता है ना, और बहुत मात्रा में ला करके वो छोटे छोटे ग्राहक को जो देते हैं, मतलब इसी को हम क्या कहेंगे? व्यापार कहेंगे। यानी एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को आदान प्रदान करना क्या व्यापार हम कह सकते, ठीक ना। अब देखिए बाजार क्या होता है। देखिए व्यापार होता है तभी तो बाजार बनता है, नहीं तो बाजार कैसे बनेगा? व्यापारी नहीं होगा तो बाजार बिल्कुल नहीं बनेगा। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ देखिए बाजार का वह जगह होती है, बाजार वह जगह होती है जहाँ सामानों का खरीद बिक्री होता है। यानी बाजार वह जगह होती है जहाँ पे क्या होते हैं? सामानों का खरीद बिक्री होती है। वहीं पे क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है। क्या कहलाते हैं? बाजार कहलाते हैं। जहाँ पे सामान की खरीद बिक्री होती है वहीं पे हम क्या करते हैं? बाजार कहते हैं उस जगह को। आप कोई भी सामान खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बाजार। अधिकतर सामान आपको अभी यदि गांव से बिलोंग करते होंगे तो गांव से कहाँ जाते होंगे? बाजार जाते। छोटे मोटे जो कोई बाजार हो वहीं पे जाते होंगे आप, ठीक। यानी जहाँ व्यापार होता है वह जगह बाजार कहलाती है, बिल्कुल।
यानी आप यदि सब्जी उगाते होंगे तो बेचने के लिए बाजार जाते होंगे। गांव घर में यदि कोई सब्जी उगाते होंगे, किसान फैमिली से होंगे, ये तो उसको बेचने के लिए कहा जाता है व्यापार जाते हैं। यानी जहां हम कह सकते हैं जहां खरीद बिक्री का काम होती है बाजार, वही कहलाता है। क्या कहलाता है? बाजार जगह कहलाता है। जहां जिस स्थान पे खरीद बिक्री का काम होता है उस स्थान को हम क्या कहेंगे? बाजार कहेंगे। क्या कहेंगे? उस स्थान को बाजार कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण किसे कहते हैं। अब भूमंडलीकरण के बारे में देखेंगे, चैप्टर का नाम है यानी व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार तो देख लिया, अब भूमंडलीकरण के बारे में देखते हैं। जब दुनिया के ज़्यादा देश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे से इन चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं। यानी जब एक देश दूसरे देश से यानी लेन देन करते हैं, चीज़ों को खरीद बिक्री करते हैं यानी आदान प्रदान करते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे? भूमंडलीकरण कहेंगे। ये क्या हुआ? देश स्तर पर हुआ। एक देश दूसरे देश यानी व्यापार जो करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? भूमंडलीकरण कहेंगे। क्या यह बात आपको समझ में आया? हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बातों को आप विशेष रूप से आप ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए कह रहा भूमंडलीकरण शब्द पहली बार 1990 में सामने आई। कब आया? भूमंडलीकरण शब्द जो आया सामने कब आया? 1990 ईस्वी में सामने आया। भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत कहाँ से कब स्टार्ट हुआ? यानी 1991 ईस्वी में। वैश्वीकरण की प्रक्रिया लगभग 5 दशक पहले शुरू हुई थी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया लगभग 5 दशक पहले शुरू हुई थी। कब हुई थी शुरू? 5 दशक पहले हुई थी। दशक किसे कहते हैं? यानी इसको कहेंगे 100 वर्ष को मतलब शताब्दी कहते हैं, 10 वर्ष को दशक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 वर्ष को ही दशक बोलते हैं। कह रहा है कि यहाँ देखिए कह रहा भारत पर भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव पड़े। आखिर जब भूमंडलीकरण का स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुआ तो कुछ ना कुछ तो असर हुआ होगा ना भारत पर। इसी चीज़ को जानने जरूरी हो जाता। आखिर किस तरह से हुआ? यहाँ देखिए भूमंडलीकरण का भारत पर गहरा असर पड़ा। कह रहा कि भूमंडलीकरण का भारत पर गहरा असर पड़ा। अब कैसे? यहाँ देखिए इसके प्रभाव से भारतीय का जीवन स्तर पहले से बेहतर हुआ। क्या हुआ? यानी भारत का जीवन जो पहले जो चल रहा था उससे बेहतर आ गया। यानी जब भूमंडलीकरण स्टार्ट हुआ तो उससे इसका जीवन में काफ़ी ग्रोथ आया और बेहतर हो गया। रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए, जैसे टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी, होटल, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, कंप्यूटर, इंटरनेट, कॉल सेंटर, डिजिटल फोटोग्राफी, कुरियर सेवा आदि। यानी ये सब सेवा उपलब्ध हुए भारत में जब भूमंडलीकरण स्टार्ट हुआ, जिससे क्या हुआ? रोजगार काफ़ी मात्रा में बढ़ गए, जिससे आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है। सूचना और संचार के क्षेत्र में क्रांति आई। देखिए जब एक दूसरे से अभी देखते होंगे, जब जो है ना कोई चीज़ यूज करते होंगे वह दूसरे देश का चीज़ है। जैसे मोबाइल फ़ोन जो यूज करते होंगे वो क्या होंगे? वह दूसरे देश का है बनाया हुआ, आप यूज भी करते होंगे। इस तरह से एक दूसरे से आदान प्रदान किया जाता है। सरकारी नौकरियां पर दबदबा कम हुआ और निजी क्षेत्र में काम के अवसर बढ़े। देखिए सरकार क्या करते हैं, बहुत सभी लोगों को तो रोजगार तो नहीं दे सकती है, नहीं ना, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में देख पाती है। अन्य लोगों को यदि यह भूमंडलीकरण शुरुआत हुआ तो ये क्या हुआ? तो लोगों को रोजगार बढ़ा। अब यहाँ देखिए कह रहे विश्व व्यापार क्या है। आखिर विश्व व्यापार को जानना आपके लिए जरूरी है। आखिर विश्व व्यापार क्या है? विश्व स्तर का व्यापार, बाजार, व्यापार ने बाजार का बात करेंगे। वह बाजार जहाँ दुनिया के अलग अलग देशों की चीज़ें लोगों को खरीदने के लिए मिलती है, विश्व बाजार कहती है। विश्व बाजार वहाँ के दुनिया के बहुत सारे देशों को एक जगह पर वस्तु खरीदने को मिलती है, उसी जगह को हम क्या कहेंगे? आखिर विश्व बाजार कहेंगे। उदाहरण, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एक प्रकार का विश्व बाजार है। पहला विश्व बाजार अलेक्जेंड्रिया मिस्र में बना था। कहाँ बना था? अलेक्जेंड्रिया मिस्र में बना था। वाणिज्य क्रांति क्या थी? अब इस बात को समझिए कि आखिर वाणिज्य क्रांति क्या थी। वाणिज्य क्रांति का मतलब है व्यापार में एक बदलाव और विकास। जब जल मार्ग और सड़क मार्ग के जरिए व्यापार पूरी दुनिया में फैल गया तो इस केंद्र को यूरोप
यानी यूरोप इंग्लैंड था। यानी पहले व्यापार जो बढ़ा कैसे बढ़ा, सड़क के माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से व्यापार होता था पहले। अच्छा, विश्व व्यापार का विस्तार कैसे हुआ? देखिए, विश्व बाजार का व्यापार कैसे, जल मार्ग से हुआ, स्थल मार्ग से हुआ। वाष्प इंजन वाले कारखानों से बने पैमाने पर वस्तु का उत्पादन शुरू हुआ। उपनिवेशवाद नाम की शासन प्रणाली शुरू हुई। 19वीं शताब्दी में विश्व बाजार का मुख्य आधार कपड़ा बना। क्या बना? कपड़ा बना। कपड़ों का लोगों को जैसे जैसे अभी भी ग्रोथ होते जा रहा है, जैसे जैसे यह ग्रो होती है तो लोगों का फैशन डिजाइन क्या है, बदलता जा रहा है। इसलिए लोगों को कपड़ा जो है ना तो जरूरी पड़ा, तो कपड़ा का मतलब यहाँ पे विश्व बाजार मुख्य आधार बन गया। औद्योगिक क्रांति के कारण बाजार का दायरा पूरी दुनिया में फैल गया। कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के कारण बाजार का दायरा पूरी दुनिया में फैल गया। जैसे ही औद्योगिक क्रांति आया ना तो सभी देश एक दूसरे से क्या करने, व्यापार करने लगे। कारखानों में बनी चीज़ें पूरी दुनिया में पहुंचने लगी। कारखाना में जो कुछ भी बन रहे थे वो पूरी दुनिया में अब पहुंचने लगी। रोजगार की तलाश में लोग दूसरे देशों में जा कर के काम करने लगे। रोजगार की तलाश में लोग क्या करें, एक देश से दूसरे देश जा करके काम करने लगे। और श्रमिक का पलायन। अब उपनिवेशवाद किसे कहते हैं इसको देखेंगे। आखिर उपनिवेशवाद हो क्या है? जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना शासन करता है, यानी कब कोई शक्तिशाली देश है, कोई मतलब कमजोर देश, उसमें क्या शक्तिशाली देश क्या करते हैं, उस कमजोर देश पर अपना अधिकार जमा लेता, अपना क्षेत्र बना लेता है। इसी को क्या कहेंगे, यानी दबदबा बना लेता है, उसी को कहेंगे उपनिवेशवाद। और इसके संसाधनों का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करता है। उसकी संसाधनों का उपयोग क्या करता है, जिस देश पर अधिकार करता है जो देश, उस देश का सामान को यूज करता है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, तो इसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। मतलब कोई शक्तिशाली देश यदि कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है तो उसी को क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद कहेंगे। ठीक ना। अब गिरमिटिया मजदूर किसे कहते थे? अब इनको देखना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि गिरगिटिया मजदूर किसे कहते हैं। जब गुलाम देश, उपनिवेशवाद देश यानी कि मजदूर में से एक पेपर और बंदूक पर अंगूठा लगवा कर उन्हें एक निश्चित समय के लिए विदेश में काम करने के लिए भेजा जाता था। मतलब करा कोई देश यदि गुलाम है ना, उस देश के मजदूर के क्या कर जाता था, अंगूठा का निशान लगाता और उसको क्या करते, दूसरे देश में भेजने के लिए काम है, एक निश्चित समय के लिए भेज दिया जाता था। और उसको बंधुआ मजदूर में, गिरगिटिया मजदूर के लिए दूसरे देश में, मतलब अब जब तक उसके लिए भेजा तब तक नहीं आ सकता है, यानी काम करता रहेगा, तो इसे गिरगिटिया मजदूर कहा जाता था। ये मजदूर भारत के पूर्वी, उत्तर पश्चिमी बिहार, पंजाब और हरियाणा से ले जाए जाते थे। इनकी मजदूरी बहुत ही कम होती थी। गिरगिटिया मजदूर की मजदूरी क्या, बहुत ही कम मजदूर होती थी। विश्व बाजार की उपयोगिता के बारे में हम जानकारी देंगे आपको कि विश्व बाजार की उपयोगिता कैसे हुए। किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिलता था। किसानों को जो फसल हुई उसका अच्छा दाम मिलता था, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है। लोगों के नए अवसर बनते हैं। आधुनिक विचार और जागरूकता का फैलाव होता है। यानी मतलब विश्व व्यापार का उपयोग इस प्रकार से होता है। विश्व बाजार का उपयोग, विश्व व्यापार का स्वरूप स्पष्ट करें। विश्व क्या है, आखिर विश्व का तो बात जानना पड़ेगा, विश्व क्या है। तो देखिए यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के फैलने से विश्व व्यापार का स्वरूप तेजी से बढ़ा। क्या हुआ, तेजी से बढ़ा। जब औद्योगिक क्रांति के फैलाव से विश्व व्यापार क्या हुआ, स्वरूप तेजी से बढ़ा। उनमें से 3 मुख्य बातें शामिल थी। क्या बातें शामिल थे, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखकर व्यापारिक श्रमिकों का पलायन, पूंजी का प्रभाव। व्यापार के तहत भारत जैसे देशों से कच्चा माल यूरोप भेजा जाता था, जहाँ वहाँ के कारखानों में तैयार वस्तुएं फिर पूरी दुनिया में बेची जाती थी। उपनिवेशवाद ने इस पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। इस प्रक्रिया में क्या हुआ, उपनिवेशवाद जो अधिकार किया हुआ था देश, वो पूरी अहम भूमिका निभाई। भारत जैसे देश के मजदूरों को अनुबंधित पर विदेश में भेजा जाता था। अनुबंधित यानी बांध करके भेजा जाता था, वो नहीं आ सकता जितना दिन के लिए काम किए, जहाँ उन्हें बहुत ही कम मजदूरी मिलती थी। विश्व बाजार के लाभ के बारे में हम देखेंगे। व्यापार और उपयोग तेजी से बढ़े। उपनिवेशिक देशों में रेलवे लाइन, बंदरगाह, खनन और
बागवानी जैसे क्षेत्रों में विकास हुआ। नई तकनीकें खोजी गई, कृषि क्षेत्र में बदलाव लाया और नई फसलें उगाई जाने लगी, जैसे तंबाकू, रबर, कॉफी, नील, गन्ना। रेलवे, भाप इंजन, भाप का जहाज, टेलीग्राफ जैसे तकनीक का विकास हुआ। शहरीकरण और जनसंख्या यानी वृद्धि तेजी से हुई। विश्व बाजार के नुकसान के बारे में हम देखेंगे। क्या देखेंगे? विश्व बाजार के नुकसान। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। भारत जैसे देशों का तेजी से शोषण हुआ। क्या हुआ? भारत जैसे तेजी से क्या हुआ? शोषण हुआ। कृषि, लघु उपयोग और कुटीर उद्योग का पतन हो गया, यानी छोटे छोटे उद्योग का क्या हो? पतन हो गया, यानी समाप्त हो गया। उपनिवेशवाद में अकाल और भूखमरी की समस्या पैदा हो। जब एक देश दूसरे देश पर अधिकार कर दिया ना, भूखमरी बढ़ गया जिस देश पर अधिकार किया हुआ था। यूरोपीय देशों में साम्यवादी प्रतिष्ठा बढ़ गई और इससे उग्र राष्ट्रवाद पैदा हुआ और प्रथम विश्व युद्ध जैसे परिणाम सामने आए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आर्थिक मंदी और संकट किसे कहते हैं। आर्थिक मंदी और संकट किसे कहते हैं? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था के तीनों आधार कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास रुक जाए तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाए। लाखों लोग क्या होते हैं? बेरोजगार। और बैंक और कंपनियां बंद हो जाए तो व्यापार गिर जाता, और मुद्रा व वस्तु की कीमतें गिर जाए तो उसे आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट कहते हैं। इन्हीं सभी को क्या कहते हैं? आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट कहते हैं। हालांकि एक बार इन सभी चीज़ों को एक बार आप फिर रिपीट कर लीजिएगा तो आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। कारण जब किसी देश की अर्थव्यवस्था के तीनों आधार कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास रुक जाए तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। क्या होते हैं? बेरोजगार। और बैंक और कंपनियां बंद हो जाए तो व्यापार गिर जाए और मुद्रा व वस्तु की कीमतें गिर जाए तो उसे आर्थिक मंदी, आर्थिक संकट कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी कब आया था? 1929 में आया था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को जरा सा देखने की हम बात करेंगे थोड़ा सा। इस क्वेश्चन से आगे यदि हम देखेंगे अगले क्लास में तो ठीक रहेगा, ज़्यादा नहीं देखना चाहते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ से अलग क्वेश्चन आ गए हैं तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।